हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी सैनी है। स्वागत करता हूं मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में जाना कि हमारे कितनी तरह की नसें होती हैं, कौन सी नस का क्या काम होता है, कोई नस ब्लॉक हो जाती है तो हमें क्या क्या परेशानी आ सकती हैं, या फिर कोई भी नस क्या क्या हमें लक्षण दे सकती है। इसके बारे में हमें ज़्यादा कोई डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। मकसद बस ये है कि आप लोग अवेयर हो जाएं कि कोई नस दबती है तो हमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हमें किसके उपाय हमें करने चाहिए। पिछली वीडियो पार्ट 3 में हमने बताया था कि पहली नस आर्टरी होती है, दूसरी वेन होती है, तीसरी नर्व और चौथी लिम्फेटिक्स होती है। पांचवी भी मैंने आपको बताई थी जो कि मेटाफिजिकल स्टेट में होती है, दिखती तो नहीं है लेकिन होती है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी बीमारी आने के सिर्फ और सिर्फ 3 कारण होते हैं। पहला इमोशन, दूसरा पैथोजेनिक फैक्टर, तीसरा डाइट। अब इसके बारे में हम बारीकी से जानेंगे कि ये होता क्या है, और इस पार्ट 4 में हम ये हाईलाइट करेंगे कि नसें दबने के मूल कारण क्या क्या होते हैं, और हमारी आम जिंदगी में जो हमें बीमारियां आ रही हैं या फिर कोई भी हमें हड्डी जोड़ों का या फिर नसों का कोई भी दर्द आ रहा है तो उसका रूट कॉज यानी कि जड़ क्या होती है, आप ये आसान भाषा में समझ पाएंगे। आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन के भरोसे ना रहें, जैसे कि एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, फाइब्रो स्कैन हो गया, या कलर डॉपलर हो गया, या फिर कोई सा भी, चाहे वो ब्लड सैंपल ही क्यों ना हो। हर चीज़ आपको पूरी सच्चाई नहीं बताएगी, हर टेस्ट आपको पूरी जड़ नहीं बता पाएगा। कुछ टेस्ट मैनुअली भी होते हैं जो कि एक ऑस्टियोपैथ या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में आने वाली बीमारी तक प्रिडिक्ट करके आपको एग्जैक्टली बता देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता क्या है आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक स्केलेटन है यानी कि ढांचा है हड्डियों का। सर्वाइकल स्पाइन ये रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, और यदि इन रीढ़ की हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाए या फिर गैप कम होते होते हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, रगड़ने के बाद वहाँ पर चूरा बन जाता है हड्डियों का, जिसको हम मार्जिनल ऑस्टियोफाइट कहते हैं। अगर ये ज़्यादा बनने लगता है तो इसको हम कहते हैं डीजनरेशन, तो इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहेंगे। आप गौर से देखिएगा कि सर्वाइकल स्पाइन है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ से किस तरह से नर्व्स निकल कर के आती हैं और ये नर्व कैसे दबती हैं, मैं आपको इसके बारे में भी फर्स्ट वीडियो से रिलेट करके बताऊंगा, जो मैंने आपको 3 मूल कारण बताए थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नर्व किस तरह से निकल के आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी के मनकों के बीच में से यहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसको हम हिंदी में मेरुरज्जु या फिर नाड़ कहते हैं। वो नाड़ में से पेड़ की जड़ों की तरह ब्रांचेस निकलती हैं, ये भी आपने देखा पिछली वीडियो में। ये रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो गैप होता है ये इनको दबा बैठता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में आता है कि ये कर्वेचर आपका सीधा हो गया या फिर मार्जिनल ऑस्टियोफाइट बने होते हैं। दोस्तों, ये तो हर किसी के बने हुए होते हैं, और हर किसी का कर्वेचर सीधा भी हो रखा है, क्योंकि तकिया हर कोई नहीं लगाता, या फिर हर किसी का सोने का पोस्चर या लेटने का पोस्चर गलत है। अब इस वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ही हो जाएगा। भाई, हो सकता है किसी बॉडी में पैथोजेनिक फैक्टर अलग हो, किसी की बॉडी की डाइट अलग हो, किसी की बॉडी में इमोशंस अलग हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको इस बारे में। अब आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं फर्स्ट वीडियो से कि मैंने उसमें क्या बताया था। अब मैं ज़रा यहाँ पे मांसपेशियाँ ड्रॉ कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मांसपेशियाँ, इनके बीच में से किस तरह से आपकी नसें निकल के आ रही हैं। अगर ये मांसपेशी टाइट हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आपकी नसों को दबा देंगी। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही तरह की इसमें नस ड्रॉ करी है, नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आर्टरी भी बना दूँ, वेन्स बना दूँ जो कि नीले रंग की है, और मैं लिम्फेटिक्स भी ड्रॉ कर दूँ जो कि आपको उसमें ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा, ये सारी की सारी इकट्ठी दबती हैं। कोई भी नस अकेली एक नहीं दबेगी, ये सारी ग्रुप में ही दबेगी। अब गौर कीजिएगा कि इस मांसपेशी के टाइट होने की वजह से तो नसें दबेंगी ही दबेंगी, लेकिन इसको टाइट कौन कर सकता है? भाई, मांसपेशियाँ टाइट तो होंगी, लेकिन टाइट किस वजह से होंगी ये सोचने वाली बात है।
और सिर्फ एक ही मांसपेशी टाइट नहीं होगी, पूरी बॉडी की भी हो सकती है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट हो सकता है, आपका कंधा हो सकता है, या फिर आपकी गर्दन हो सकती है, या फिर आपकी छाती के बीच का ये वाला हिस्सा हो सकता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। मैं छाती के बीच का ये हिस्सा हो सकता है, या फिर कमर का ये वाला हिस्सा हो सकता है, L4 L5 जो वर्टिब्रा होती है हमारी। अब दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को दर्द कहीं और होता है, यानी कि कंप्लेन किसी और हिस्से की होती है लेकिन ब्लॉकेज कहीं और होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक पेशेंट आई, उसने बताया कि इसके हाथ के इस हिस्से में दर्द है, हाथ में अंगूठे के इस मांसपेशी में दर्द है, लेकिन मैंने जब चेक किया तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, ब्लॉकेज उसकी गर्दन में थी। गर्दन से फेशिया निकल के आ रहा है, नर्व निकल के आ रही है, मेरिडियन निकल के आ रहा है, बहुत सारी नसें आ रही हैं। भले चाहे उस पेशेंट को यहाँ पे दर्द नहीं था, उसको यहाँ पे दर्द नहीं था, लेकिन पेन की रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो दर्द आ रहा था वो यहाँ इस कलाई के हिस्से में आ रहा था। अगर वो पेशेंट इस कंडीशन में इस कलाई का एक्सरे कराती है तो एक्सरे में कुछ नहीं आएगा। इवन अगर वो इंजेक्शन भी लगवा ले, पेन किलर खा ले, तो इस कंडीशन में काम नहीं करेगा। एक्चुअल में डायग्नोसिस उसका ऐसा हो भी नहीं पाएगा एलोपैथी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वही हम ऑस्टियोपैथी की बात करें या ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बात करें तो उसका डायग्नोसिस चुटकियों में हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको रियलिटी शेयर करता हूँ इस केस की, कि इस केस में क्या हुआ था। असल में इस तरह की मेरे पास पेशेंट आई, जिम में एक्सरसाइज कर रही थी, तो कलाई में उसकी हल्की सी मोच आ गई थी। मोच आ गई थी तो उसकी इस नस में दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा। जब तक वह पेन किलर्स खाती थी और वह फिजियोथेरेपी कराती थी उसके आराम रहता था। हालांकि मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन वहाँ पे उस क्लिनिक में उसका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ, प्रॉपर असेसमेंट भी पूरा नहीं हुआ और ना ही कोई चेकअप हुआ। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद मेरी ओर आई तो मैंने प्रॉपर असेसमेंट किया। मैंने उसको बताया कि आपको ड्यूक वेरिएंट टेनोसाइनोवाइटिस है। ड्यूक वेरिएंट टेनोसाइनोवाइटिस में क्या होता है कि यहाँ की अंगूठे की जो 3 मांसपेशियाँ होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मैंने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का ही ट्रीटमेंट दिया, जिसमें उसको अगले 10 मिनट में ही तुरंत रिलीफ आ गया। लेकिन वो रिलीफ उसको 4 दिन तक रहा। मैंने उसको बताया था कि 4 दिन तक रिलीफ रहेगा, आप 4 दिन बाद मेरे पास अगली सिटिंग्स लेने आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो अगली सिटिंग्स लेने आई उसका दर्द कम होना चाहिए था, लेकिन उसका दर्द वैसे की वैसी रहा। फिर मैंने पूछे कि आपकी बॉडी इमोशंस कैसे हैं। अब बात गौर करने वाली यह है कि जितने भी हमारी बॉडी में लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं, टेंडन मतलब कि जो जोड़ों को जोड़ते हैं, रबड़ होती है एक नेचुरल रबड़ जो जोड़ों को जोड़ती है आपस में, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है और एक जोड़ बनाती है, उसको हम लिगामेंट कहते हैं। टेंडन मांसपेशी की पूंछ को बोलते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं, इनकी देखभाल सिर्फ और सिर्फ लीवर करता है। अगर लीवर का स्टेटस ख़राब है तो जाहिर सी बात है इनका भी स्टेटस ख़राब ही होना होता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी बॉडी के लिगामेंट्स या टेंडन्स ख़राब हो जाएंगे। अब ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सी वाली नाड़ी, कौन सा वाला मेरिडियन उस जोड़ का ब्लॉक है। आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में, अपनी पहली वीडियो में मैंने 3 कारण बताए हैं बीमारियों के। पहला कारण था इमोशंस, यानी कि हिंदी में कहेंगे इन्हें भावनाएं। दूसरा बताया था मैंने आपको पैथोजेनिक फैक्टर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। तीसरा मैंने बताया था आपको डाइट, या फिर हिंदी में इसको हम बोलेंगे खान पान। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, गौर से सुनने की ज़रूरत है। आप चाहे तो वीडियो को पीछे रिव्यू करके देख सकते हैं। उस पेशेंट के अंदर भावनाएं, अलग अलग भावनाएं आती हैं, इसके बारे में हम बाद में डीप में डिस्कस करेंगे। उसको गुस्सा बहुत आता था, एंगर इमोशन, यानी कि गुस्सा। जरा सी बात पे, छोटी छोटी सी बात पे उसको गुस्सा बहुत आता था। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, हर छोटी छोटी बात पे मैं अपने बच्चों पे भी गुस्सा बहुत कर लेती हूँ। दूसरा
पैथोजेनिक फैक्टर यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर उसका था कि उसको गर्मी ज़्यादा लगती थी, उसको पसीना यानी कि उसको पसीना बहुत जल्दी आता था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हीट। अगर वो बाहर का कुछ भी गर्म खाना खाती थी, गर्म खाना यानी कि तला हुआ, डीप फ्राइड या फिर चटपटा यानी कि स्पाइसी, तो उसको हीट ज़्यादा डेवलप हो जाती थी अंदर, शरीर के अंदर। तीसरा था डाइट यानी कि खान पान। खान पान में दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप खाना टाइम से नहीं खा रहे हैं तो आपको बीमारी ज़रूर लगेगी। भले ही चाहे आप कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा रहे हो, रात को सूर्यास्त के बाद खाना खा रहे हैं तो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर लीवर इनएक्टिवेट हो जाता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाता। तो लीवर की परमिशन के बिना डाइजेस्ट होगा खाना तो गैस बनाएगा, और गैस बनेगा तो वो भी फ्लो होने लगती है नर्व्स के थ्रू। इस बारे में मैं आपको सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ। वो पेशेंट ऑलरेडी गुस्से वाली थी, भले चाहे वो कितने सालों से गुस्सा क्यों ना कर रही हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे उसके हाथ में हल्का सा झटका लगा, उसका टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी कि हल्का सा यहाँ का मांस थोड़ा फट गया। लेकिन सिर्फ वेट उठाने से जिम में उसका मांस नहीं फटा, मांस फटा था उसका हल्का सा गुस्सा करने की वजह से, क्योंकि उसका लीवर प्रॉब्लम में था। लीवर का प्रॉब्लम यानी कि एंगर इमोशन। एंगर यानी कि गुस्सा, ये सिर्फ और सिर्फ लीवर में भरा होता है। हमारे अंदर 5 ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके अपने अपने इमोशंस हैं। ऑर्गन्स के इमोशन से भी कुछ ना कुछ बीमारी डेवलप हो जाती हैं, जिसकी भागीदारी करीब करीब 80% तक होती है। तो रिजल्ट ये निकला कि इस केस में मुझे सिर्फ टेंडिनाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करना था, इस हिस्से का ट्रीटमेंट करने के साथ साथ मुझे यहाँ लीवर का भी ट्रीटमेंट करना था। लीवर में से एंगर इमोशन को मुझे निकालना था। एंगर इमोशन निकलता है तो लीवर का स्टेटस बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो इमोशन निकल जाने की वजह से हमारी बॉडी में जितने भी लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाती है, और आगे भी इस तरह की बीमारी आने का कोई खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट ये निकला कि इस कंडीशन में मुझे सिर्फ टेंडिनाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करना था, मुझे साथ साथ यहाँ पे इसमें लीवर की भी मैनिपुलेशन करनी थी, या लीवर का भी मुझे TCM के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करना था, जिसमें से मुझे उनका एंगर इमोशन निकालना था। भाई जब अगर गुस्सा निकल जाएगा, गुस्सा या कम हो जाएगा, तो लीवर भी अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर करेगा। इस केस में ये भी ध्यान रखिए कि लीवर के हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, जो लीवर में जो एस्ट्रोजन भरा हुआ होना चाहिए वो भी गड़बड़ा जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है यहाँ पे, और साथ साथ बॉडी के सारे लिगामेंट्स और टेंडन्स अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये जड़ से ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विजुअली पूरा एक टेस्टिमोनियल के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे वीडियो, जिसमें पेशेंट को एक भयानक कमर दर्द होगा। वो कमर दर्द क्या था वो मैं आपको पूरी की पूरी उसकी डिटेल अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए। जय हिंद, जय भारत।